आंकड़ों के संकलन का चौथा भाग लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं मनोज जांगीर और स्वागत करता हूं आप सभी का मनोज जांगीर क्लासेस में। देखिए, आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं आंकड़ों के संकलन की विधि, यानी कि सबसे पहले किस तरीके से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और हम प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने की विधि के बारे में या विधियों के बारे में जानकारी देंगे। आज हम बात करेंगे सबसे पहली विधि जिसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, यानी कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और इंटरव्यू। इंग्लिश में बोला जाता है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, हिंदी में कहते हैं। तो यदि हम इस पहली विधि की बात करें, प्राथमिक आंकड़ों को इस विधि के द्वारा एकत्रित किया जा सकता है, पहली विधि है। इसके बाद जो है आगे आने वाले भागों में आपको जो है आगे आने वाले वीडियोस में इससे आगे के विधियों के बारे में भी बताया जाएगा। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान की। तो बात करते हैं आंकड़ों का संकलन इस विधि द्वारा कैसे किया जाता है। इस प्रकार के विधि में अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान क्षेत्र में जाकर सूचना प्रदाताओं से प्रत्यक्ष रूप से संबंध स्थापित करके आंकड़े एकत्रित करता है, यानी कि स्वयं जाता है, स्वयं लोगों से बात करता है और स्वयं सीधा संपर्क स्थापित करके उनसे सूचनाओं को एकत्रित करता है। आंकड़ों को सफलतापूर्वक एकत्रित करने के लिए अनुसंधानकर्ता की कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? पहली विशेषता, धैर्यशील होना चाहिए, पेशेंस होने चाहिए, धैर्य रखने वाला हो, धीरज रखने वाला हो, मेहनती होने चाहिए, यानी कि जो अनुसंधान करता है उसको मेहनती होना आवश्यक है। व्यवहार कुशल होना चाहिए, क्योंकि आप व्यक्तियों से संबंध स्थापित कर रहे हैं, व्यक्तियों से सूचना जो है वो ले रहे हैं। तो आपको व्यवहार कुशल अगर नहीं है तो आप पूर्ण रूप से सूचना को एकत्रित नहीं कर पाएंगे। और निष्पक्ष रूप से आप सूचना को एकत्रित कीजिए, यानी कि आप किसी भी व्यक्ति के पक्ष में ना बोलें, किसी भी चीज के पक्ष में ना बोलें। आप सूचना को उसी प्रकार से एकत्रित करें, उसी प्रकार से जो है संकलित करें जिस प्रकार से सूचना प्रदाता यानी सूचना देने वाला आपको वो सूचना दे रहा है। उसे सूचना प्रदाताओं के रहन सहन के स्तर, भाषा, रीति रिवाज का भी ज्ञान होना आवश्यक है। आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, अगर आपको इस तरीके की सूचना, इस तरीके के रहन सहन के स्तर, उनकी भाषा, रीति रिवाज और इन सारी चीजों के बारे में यदि आपको कोई ज्ञान नहीं है तो आपको खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है जब आप वहां पर जाकर सूचना एकत्रित करेंगे। मान लीजिए कि आप किसी कारखाने में जो श्रमिक हैं उनके बारे में कुछ भी सूचना एकत्रित करना चाहते हैं, तो अनुसंधानकर्ता को चाहिए कि वह कारखाने में स्वयं जाए और प्रत्येक श्रमिक से जो भी सूचना जो है वांछनीय है उस सूचना को उनसे प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करके उन सूचनाओं को जो है एकत्रित करे। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो विधि है ये आपके समझ में आ गई होगी। प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों के पास जाकर जब अनुसंधान किया जाता है तो उसको प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान बोलते हैं। आप स्वयं जाते हैं, कुछ लोगों से बात कर सकते हैं या एक व्यक्ति से बात कर सकते हैं। अगर आपको ये निर्भर करता है कि किस प्रकार से आपको जो है सूचना एकत्रित करनी है। अब ये विधि मैंने आपको बताई, इसकी परिभाषा मैंने आपको बताई, क्या विशेषताएं होनी चाहिए अनुसंधानकर्ता की ये भी मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि ये किन स्थितियों में उपयुक्त है, इसके गुण क्या हैं और अवगुण या दोष क्या हैं। विद्यार्थियों, अगर हम बात करें यहां पर सबसे पहले उपयुक्तता की, तो ये विधि वहां पर उपयुक्त है। देखिए, अनुसंधानकर्ता जो है हर कहीं नहीं जा सकता, तो जो एरिया है, जो क्षेत्र है जिसमें हम अनुसंधान कर रहे हैं, तो अनुसंधान का क्षेत्र जो है यदि सीमित है तो ये विधि उपयुक्त है। सीमित क्षेत्र है, उपयुक्त है। जैसे जैसे एक विधि से, इस विधि से अगली विधि, अगली से फिर उससे अगली विधि पे हम जाते हैं तो क्षेत्र जो है वो बढ़ता जाता है।
फाइन। तो यहां पर सीमित क्षेत्र है, तो हम बात करेंगे प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान की। आंकड़ों में गुप्तता चाहिए आपको, जो भी सूचना आप एकत्रित कर रहे हैं, सूचना की अगर गुप्तता चाहिए, आंकड़ों की गुप्तता नहीं बोलूंगा मैं इसे बोलूंगा सूचना की गुप्तता। तो यदि आपको सूचना जो है वो गुप्त रखनी है, सीक्रेट तरीके से रखनी है, तो आप जो है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान जो है वो फॉलो करें, उसको जो है इस विधि को जो है वो आप प्रयोग करें, तो आपके आंकड़ों में गुप्तता रहेगी, सूचना की गुप्तता रहेगी। आंकड़ों की शुद्धता आप किसी भी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं कर सकते। क्या पता वह आपको शुद्ध जो है सूचना प्रदान कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहां पर क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं ही सूचना एकत्रित कर रहा है, तो जो सूचना मिलती है उसमें शुद्धता होती है। 100% शुद्ध सूचना आपको यहां पर मिलती है। आंकड़ों की मौलिकता यानी कि जो आंकड़े होते हैं वो मौलिक आंकड़े यहां पर मिलते हैं, ओरिजिनल आंकड़े मिलते हैं, क्योंकि स्वयं अनुसंधानकर्ता उन्हें सूचनाकर्ता से एकत्रित कर रहा है, ले रहा है, कलेक्ट कर रहा है। इसके बाद हम बात करें सूचना प्रदाता से सीधा संबंध यहां पर स्थापित होता है, तो ये इसकी बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये विधि आप तभी उपयोग कर सकते हैं जब आप सीधा संबंध स्थापित करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए आप सलमान खान से कोई इंटरव्यू करना चाहते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी से कोई इंटरव्यू करना चाहते हैं, तो आप उनके पास जाते हैं। अगर आप सीधा संबंध स्थापित कर सकते हैं, आपके पास इस तरीके की सूचना है, आपके पास इस तरीके के जो है कॉन्टैक्ट्स हैं, तो उस स्थिति में आप जो है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान को जो है प्रयोग कर सकते हैं बिना किसी झिझक के। गुण क्या हैं? देखिए, गुण ये हैं, इसके बहुत ज्यादा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है यहां पर, क्योंकि मेरे पास बोर्ड का जो साइज है वो लिमिटेड है, लेकिन आप लोगों का शेयरिंग का, लाइक का और कमेंट का दायरा असीमित है। तो कमेंट करके जरूर बताते रहें, लाइक करके जरूर बताते रहें। ये नई वीडियो सीरीज मैंने आप लोगों के लिए शुरू की है कि जो हिंदी में बच्चे अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं उन्हें किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं, और लाइक पे लाइक और शेयर पे शेयर और कमेंट पे कमेंट जरूर मिलेगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छा लगता है, हमें जो है इससे मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन बताऊंगा, लिखा है लिमिटेड लेकिन बताऊंगा अनलिमिटेड। तो मौलिक आंकड़े मिलते हैं क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं इन्हें एकत्रित करता है, तो ओरिजिनल आंकड़े मिलते हैं, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन मिलती है। तो यहां पर मौलिकता जो है वो ज्यादा होती है, आंकड़ों की शुद्धता ज्यादा होती है, क्योंकि आंकड़े जो हैं यहां पर अनुसंधानकर्ता के द्वारा सूचना प्रदाताओं से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करके एकत्रित किए जाते हैं। मिलती जुलती चीजें हैं, लेकिन यहां मौलिकता की बात कर रहे हैं तो यहां शुद्धता की बात कर रहे हैं। आंकड़ों में विश्वसनीयता आती है क्योंकि आप स्वयं एकत्रित कर रहे हैं, तो जो आंकड़े आपने एकत्रित किए हैं वो अपने आप ही विश्वसनीय हो जाते हैं, क्योंकि अनुसंधानकर्ता अविश्वसनीय आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए जो है सूचना एकत्रित नहीं कर रहा है। तो जिस तरीके की भी सूचना एकत्रित की जाती है उसको हम विश्वसनीय सूचना मानते हैं। संबंधित सूचना भी मिलती है, जैसे मान लीजिए आप नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू ले रहे हैं, प्रधानमंत्री का, माननीय प्रधानमंत्री का, तो आप गए, उनके बारे में पता किया, आपने ये देखा कि किस तरीके से उनका रहन सहन है, आसपास का क्या माहौल है, किस तरीके से वो खाते पीते हैं, क्या उनकी दिनचर्या है। तो इन सभी विषय के बारे में आपको जो है अधिक सूचना मिल सकती है, जो आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं उसको जो है एक साक्ष्य के रूप में देख सकते हैं और देखकर आप जो है ये सूचना एकत्रित कर सकते हैं। तो संबंधित सूचना भी हमें इस जो है विधि में मिलती है। लोचशील विधि है ये। आप प्रश्नों की संख्या कम, ज्यादा या एक प्रश्न को किस तरीके से पूछना है, नहीं पूछना है, तो ये सारी चीजें भी, ये लोचशीलता आपको मिलती है, इलास्टिसिटी आपको मिलती है। चेंज कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं प्रश्नों की संख्या में एवं प्रश्न के पूछने के तरीके में।
आंकड़ों की एक रूपता, जब आप एक व्यक्ति, एक अनुसंधानकर्ता जब स्वयं प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर यह सूचना एकत्रित कर रहा है, तो जिस प्रकार से सूचना एकत्रित होती है उसमें एक रूपता जो है आती है, समानता आती है, एक तरीके से जो है आंकड़े एकत्रित किए हुए होते हैं। आपको यह सारी चीज समझना आवश्यक है। बात करते हैं अवगुण या दोष की। तो अवगुण या दोष की अगर हम यहां पर बात करें तो सबसे पहला अवगुण, सबसे पहला दोष जो हमें लगता है कि हो सकता है वो होता है व्यक्तिगत पक्षपात का संशय। आपको संशय है, आपको डाउट है कि क्या पता ये जो सूचना एकत्रित की गई है, यदि अनुसंधानकर्ता जो है वो निष्पक्ष नहीं है, यदि अनुसंधानकर्ता निष्पक्ष नहीं है तो व्यक्तिगत पक्षपात का संशय यहां पर रहता ही रहता है। दूसरी चीज, इसमें समय बहुत लगता है। इस प्रकार की विधि में समय, श्रम और लागत, ये तीनों चीजें अधिक लगती हैं। तो पैसा भी लगता है, श्रम भी अधिक लगता है और समय भी अधिक लगता है। बड़े क्षेत्रों हेतु अनुपयुक्त है ये। आप अगर बड़े क्षेत्र में अध्ययन करना चाहते हैं इस प्रकार की विधि का, तो कोई भी आपसे इस प्रकार की विधि को यूज करने के लिए, प्रयोग करने के लिए आपको नहीं बोलेगा, क्योंकि बड़े क्षेत्रों में कुछ ज्यादा ही खर्चा हो सकता है, श्रम इतना जो है वो उपलब्ध नहीं होता, जिसके कारण ये सारी चीजें होती हैं। सीमित क्षेत्र के कारण प्रतिनिधित्व की कमी हो सकती है, यानी कि आप क्योंकि सीमित जो है मदों से आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं, तो क्या पता ऐसा हो सकता है कि जो प्रतिनिधित्व, जो निष्कर्ष आप निकालें वो इतना जो है सबका प्रतिनिधित्व करके वो निष्कर्ष ना निकले। तो ऐसे कुछ चांसेस हैं कि क्या पता सीमित क्षेत्र के कारण जो प्रतिनिधित्व है उसकी कमी हो, तो जो निष्कर्ष आपने निकाले हैं वो सबके लिए सही हो या ना हो, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसके लिए प्रशिक्षित अनुसंधानकर्ताओं की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि मैंने पहले ही ये कुछ विशेषताएं बताई हैं। तो प्रशिक्षण देना अनिवार्य है अनुसंधानकर्ताओं से। जब भी आप इस प्रकार की सूचना एकत्रित या अनुसंधानकर्ता एकत्रित करता है तो उसके लिए इस तरीके का प्रशिक्षण होना अनिवार्य है, ताकि उसको यह पता लगे किस प्रकार से सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। आशा करता हूं ये सारी चीजें आपके समझ में आई होंगी। अगर किसी चीज में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमें फॉलो करना चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मनोज जहांगीर क्लासेस के नाम से ही पेज है, फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के लिए बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं।